गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सब? क्लासेस सही चल रही हैं? मजा आ रहा है पढ़ने में? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में इंटरेस्ट क्रिएट हो पा रहा है? आर यू गाइस कंफर्म्ड? पक्की बात है? चलिए सभी नोटबुक बंद कर दीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे? रिवाइज। सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहले मैडम बताएंगी, ब्लैक शर्ट वाली मैडम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। हाँ जी मैम, आप माइक लीजिए प्लीज। अगर आपको हमारी कक्षा का उसूल पता है, अगर आप अपने साथी को फेल करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, तो जरूर बता दीजिएगा। जी बताइए प्लीज। जी मैडम। It is an instrument which is freely transferable. It is an instrument which is freely transferable from one person या one party to another person. जी आगे। by delivery or by endorsement and delivery. Is that okay? Yes, mainly there are the three types of the negotiable instrument. पहला, दूसरा, तीसरा। सबसे पहले रेज योर हैंड इफ इन केस यू नो द डेफिनेशन ऑफ प्रोमिसरी नोट। रेज योर हैंड, अपने अपने हाथों को उठाएं। हाँ जी सर। Promissory note is in written form. Is a promissory note is a written form? अरे डेफिनेशन दे रहा है सर, तो ऐसे हैं। हाँ। In which one person promise to another. इन विच वन पर्सन, मैंने प्यार भरा समाचार लिखा और प्रॉमिस कर दिया कि मैं आपको गाड़ी दे दूंगा। No sir, only money. अच्छा मनी। फीचर नहीं जानने, डेफिनेशन बताओ। Only in फीचर नहीं जानने मुझे। हाँ बोलो। in which one person promise to another person to pay a certain थोड़ा सा amount, आवाज शुरू से to pay a समझाओ। certain amount in money. शुरू से बताओ भाई। Promissory note is in written form in which one person promise to another person to pay a certain amount. To pay certain. बस खत्म। सर जी बताइए सर। हाँ आपसे ही पूछ रहा हूँ। प्रोमिसरी नोट। Sir, promissory note is a promise written on a legal paper. सर प्रोमिस रिटन ऑन द लीगल पेपर। बस। सर ब्लैक शर्ट वाले भैया। हाँ जी सर, आप बड़े स्मार्ट दिखाई दे रहे हैं आज। सर मैं रोज ही स्मार्ट लगता हूँ। Promissory note is in written form. प्रोमिसरी नोट इज एन रिटन फॉर्म। भैया प्यार भरा संदेश भी लिखित भाषा में ही होता है। It is a negotiable instrument. इट इज ओ वेरी गुड। मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है प्रोमिसरी नोट और प्रोमिसरी नोट है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। वेट ए वेरी गुड। हाँ साथ वाले बता दे भाई। खड़ो, साथ वाला खड़ो। मेरे को इससे दिक्कत नहीं है, दिक्कत आपसे है। हाँ In a promissory note, one person promise to another person. नहीं, एग्जाम में लिखना आ गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोमिसरी नोट। क्या अंग्रेजी में क्या शब्द लिखोगे, ये पूछ रहा हूँ मैं बस। Promissory note is an instrument to make a promise of payment टू मेक अ प्रॉमिस ऑफ ए। of a promise. हाँ हाँ, प्रॉमिस को लिखने में काम आता है। हाँ जी। To make a payment टू मेक पेमेंट, पेमेंट में करने में भी काम आ गया है। to seller. टू सेंडर। Seller. भाई तो ऐसी बातें ना कर। पीछे वाले भैया, ये जो पीछे है, द पर्सन इन द मिडल। जी बताइए भैया। It is an instrument in written in which maker. सबसे पहला, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। वर्ब को पहचानो, अंग्रेजी की गलतियां नहीं करनी, वरना मेरे को क्लासे लगानी पड़ेगी कि इंग्लिश सीखो। हाँ। In which maker makes an. इन विच मेकर याद ही नहीं आ रहा। कौन था मेकर बेटे? जो प्रॉमिस कर रहा है। मेकर मेक्स an unconditional undertaking
एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, अंडरटेकिंग बोले तो promise प्रॉमिस, to pay a certain sum of money to a certain person or his order और बेयरर। आइए दोबारा से डेफिनेशन समझते हैं, बहुत बढ़िया। प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग इन विच मेकर मेक्स एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, अंडरटेकिंग बोले तो प्रॉमिस टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, सर्टेन मतलब डेफिनेट, टू सर्टेन पर्सन और हिज ऑर्डर और बेरर ऑफ इट इज यू, मतलब समझ आ गया है, पक्की बात, इसमें कोई समस्या परेशानी? आइए हम चलते हैं कहां, फीचर्स के ऊपर। प्रोमिसरी नोट का सबसे पहला फीचर बताएगा कौन? मैडम, ब्लैक शर्ट वाली मैडम। हाँ, सबसे पहला राइटिंग, द वेरी फर्स्ट फीचर इज राइटिंग की प्रोमिसरी नोट ओरल कभी भी नहीं होगा, इट मस्ट बी इन राइटिंग। सेकंड, स्टैम्प्ड, कि ये स्टैम्प होना चाहिए, सीए का ठप्पा जरूर लगा होना चाहिए, है ना? बदतमीजो, यस सर कौन कह रहा है? सीए का ठप्पा लगवाओगे इस पे? कौन सा ठप्पा लगेगा? सर इंडियन स्टैंप एक्ट के अकॉर्डिंग स्टाम्प लगेगी, हाँ या ना? समझ आ रहा है? थर्ड, साइंड, इट मस्ट बी साइंड, इसमें पेई को भी साइन कर देने चाहिए। सर पेई को तो अधिकार है, एंटाइटलमेंट है पेमेंट लेने का, उसके साइन क्या है की आवश्यकता है? साइन होंगे किसके? जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रहा है? मेकर, राइट? तीन हो गए ना हमारे फीचर। फोर्थ, अंडरटेकिंग, कि सर एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट स्लिप्स एंड आईओयू स्लिप्स, प्रोमिसरी नोट, पक्की बात है? देन उसके बाद थी अनकंडीशनल। सर अनकंडीशनल, हु इज गोइंग टू एक्सप्लेन? हु इज गोइंग टू एक्सप्लेन? प्लीज रेज योर हैंड। अनकंडीशनल का अर्थ समझाएंगे बिल्कुल अंतिम छात्र जो ब्लू शर्ट में है, कुछ कुछ ब्लू शर्ट है। हाँ जी सर। सर इसमें कोई कंडीशन नहीं होती है? कंडीशन नहीं होनी चाहिए, मैं 7 दिन बाद पेमेंट दे दूंगा तो वो कंडीशन नहीं होनी चाहिए, है ना? लेट हिम आंसर, लेट हिम आंसर। कोई जवाब नहीं देगा। सर खड़े हो जाइए, साथ वाले भैया, आप बता रहे हैं? आता ही नहीं। मतलब पहले ही इलाज कर दे, कैसे सर आता ही नहीं, बताऊंगा कहां से? बेटे आप आए थे 2 क्लासों में, फिर तो आना चाहिए। गलत बात है, बहुत गलत बात है बेटे। कॉन्फिडेंस नहीं था या जान करके कहा है? हाँ जी सर, आपने कहा कंडीशन नहीं होनी चाहिए, तो मैंने कंडीशन लगा दी उसमें, आई promise to pay ₹10,000 to be after 2 days। ये लग गई है क्या स्टैंप, और ये हो गए हैं साइन। बताइए बेटे क्या ये प्रोमिसरी नोट है? अरे बदतमीजो, लेट हिम आंसर। सर क्या ये प्रोमिसरी नोट है? जी यस सर। काहे नोट है, किस तरह बताओ, क्या वैलिडिटी है इसकी? वैलिडिटी बोले तो कैसे? आपने कहा इसमें तो कंडीशन लगी हुई है आफ्टर 2 days। बेटे 2 दिन की तो कंडीशन लगी हुई है इसमें, कंडीशन है। आपने कहा अनकंडीशनल होना चाहिए। सर ये सर्टेन कंडीशन नहीं है। ये सर्टेन कंडीशन नहीं है, सर्टेन कंडीशन है सर। सर्टेन कंडीशन है बेटे, कंडीशन सर्टेन हो रही है आजकल, कोई डाउटफुल सिचुएशन नहीं है, सर्टेन टू हैपन है, एक्सपेक्टेशन पक्की है। 2 दिन बीत जाएंगे इन दी 2 days। अगर यहां पे कोई कंडीशन लगी होती कि जैसे मतलब कि ए ने मेरे पास अगर 10,000 रुपए छोड़े मरने के बाद तो ही मैं इस लाइबिलिटी का भुगतान करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। क्या ये कंडीशन है? क्या पता ए छोड़ के ही ना जाए। अगर मिस्टर बी डाइज विद इन 2 days तब मैं आपको 10,000 रुपए का भुगतान कर दूंगा, क्या पता वो 2 दिन में एक्सपायर हो ना हो। मेरी बात समझ पा रहे हैं? दिस इज द कंडीशन। मतलब ऐसी कंडीशंस, ऐसी सिचुएशन जो सर्टेन टू हैपन है विल नॉट बी कंसीडर एज द कंडीशन। जो सर्टेन टू हैपन नहीं है, जहां पे आ गया है क्या डाउट, दैट
कंडीशंस आर टर्म्ड एज द कंडीशन फॉर द पर्पस ऑफ प्रोमिसरी नोट। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज मेकर। मेकर मतलब मेकर सर्टेन पर्सन होना चाहिए। इसको हम कंसीडर कर सकते हैं साइंड के साथ ही। साइन किसने किए हैं? मेकर ने। मेकर मस्ट बी अ सर्टेन पर्सन और माइनर मेकर नहीं हो सकता। आम बोलचाल की भाषा मतलब बन सकता है पार्टी, लेकिन उसे लाइबल मतलब उससे पैसे की उगाई उसको पकड़ के खींच के कोर्ट केस में नहीं ले जा सकते। हाँ या ना? ये बातें बताता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बता रहे हैं ना? तो कौन बता रहा है? अरे माइनर वाली बातें कौन बता रहा है भाई? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बताता है ना बेटे। सब ना ऐसे गोली दे रहे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। आइए नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट फीचर इज सर्टेन होना चाहिए। अमाउंट का पक्का होना चाहिए, डेफिनेट अमाउंट होना चाहिए, फिक्स्ड अमाउंट होना चाहिए। अगर अमाउंट सर्टेन नहीं है तो प्रॉमिसरी नोट इनवैलिड हो जाएगा। हाँ या ना? देन उसके बाद मनी की बात करी जानी चाहिए। सिर्फ पैसे 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 और सिर्फ पैसे की बात करेंगे, पैसे के अलावा किसी की बात नहीं करेंगे। देन उसके बाद पेई मस्ट बी अ सर्टेन पर्सन। पेई होना चाहिए। पेई मतलब जिसको पैसे मिलने हैं, जिसको पैसे लेने हैं, वो सर्टेन पर्सन होना चाहिए। इज दैट ओके? पक्की बात है? आर यू गाइज कंफर्म्ड? आइए चलते हैं कहां बेटे? घूमने। कौन कह रहा है मैं बिल ऑफ एक्सचेंज करा रहा? मैं नहीं करा रहा कुछ। अरे शोरनी शोरनी शोरनी, मुझे पेज नंबर देखने दो एक बार बस। आपको कोई बुक नहीं खोलनी? बुक नोटबुक खोलनी नहीं? किसने कहा नोटबुक खोलनी है? यार एक क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, गायब हो गया। बताओ। अरे सर छोड़ो ना, क्या क्वेश्चन कराओगे आप? मिल गया बेटे, मिल गया। पेज नंबर 28। पेई का एग्जाम्पल प्रोमिसरी नोट में। पेई का एग्जाम्पल मतलब मैं समझा नहीं। हाँ जी सर रिपीट कर दो। किसको भाई? पेई के एग्जांपल्स। पेई का एग्जाम्पल कौन सा लिया था मैंने? सर वो बियरर वाले बताया था। बीरर वाला क्या बताया था मैंने? आई प्रॉमिस टू पे ₹10,000 टू बीरर आफ्टर 10 days। हाँ जी बताइए सर, क्या ये प्रोमिसरी नोट है? सर ऑब्वियस ही बात है, प्रोमिसरी नोट है। बीरर जिसके हाथ में होगा ये प्रोमिसरी नोट, वो डिमांड कर लेगा पेमेंट का। हाँ या ना? और वो पेमेंट मिलेगी कब? 10 दिन में। 10 दिन जब ड्यू डेट इसकी आ जाएगी। वो ड्यू डेट कैसे आएगी वो भी चर्चा करूंगा, बिल ऑफ एक्सचेंज समझाऊंगा, वहां पे समझा दूंगा साथ के साथ कि ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। 2 दिन जोड़ने हैं, 3 दिन जोड़ने हैं, 10 दिन जोड़ने हैं, डेज ऑफ ग्रेस कितने जोड़ने हैं, कब जुड़ेंगे कब नहीं जुड़ेंगे, वो भी चर्चा बाकी है अभी। तो इसलिए टेंशन नहीं लेना। क्या ये वैलिड है? यस सर। लेकिन मैंने कहा था कि ये स्टिल अभी लग रहा है, ठीक है, इसका आंसर चेंज हो जाएगा। मैंने आपको एक पॉइंट प्रोमिसरी नोट में अभी छुड़वाया हुआ है, उस पॉइंट को समझने के बाद हो सकता है इसका आंसर चेंज हो जाए। तो अभी मान के चलिए वो पॉइंट हमारा पेंडिंग है। जब बिल ऑफ एक्सचेंज हो जाएगा तब मैं दोनों के एक साथ इन पॉइंट्स की डिस्कशन करूंगा, तब हम चर्चा करेंगे उसको। राइट? इज दैट ओके? क्या बीरर से संबंधित यही क्वेरी थी? क्या और कोई क्वेरी थी आपकी? यही थी, ठीक है। तो अभी के लिए ये प्रोमिसरी नोट वैलिड है, लेकिन हो सकता है बाद में इसका आंसर चेंज हो जाए, तो टेंशन नहीं लेना, घबराना नहीं है। आइए चलते हैं आगे। आइए नोटबुक वोटबुक नोट्स वोट सब बंद रखेंगे, कुछ नहीं खोलना। जितना पढ़ा है उसके हिसाब से आंसर करेंगे। सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़वाता हूं, देन उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे। राइट? कहते हैं आर दी फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट साइंड बाय मिस्टर ऑनेस्ट। एक बहुत ही ऑनेस्ट व्यक्ति हैं,
वो कहते हैं कि क्या ये वैलिड प्रोमिसरी नोट है, बताइए रीजन के साथ, बताइए। सबसे पहला प्रश्न कहता है आई प्रोमिस टू पे डीज सन ₹10,000 फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, डी हैज 2 सन। मैंने पूछा है किसी से? नहीं पूछा, तो अपने कीटाणु कंट्रोल में रखिए। आइए, सेकंड इज आई प्रोमिस टू पे 5,000 ऑन डिमांड एट माई कन्वीनियंस। मतलब 2 क्वेश्चन है। सबसे पहला ये देखिए कि आपको क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या ये जो नीचे 2 प्रोमिसरी नोट की वो जो डेफिनेशन दी हुई है, मतलब जो लैंग्वेज लिखी हुई है, क्या ये प्रोमिसरी नोट है, ये बताना है। मेरी बात समझ पा रहे हो, हाँ या ना? क्वेश्चन कहता है क्या ये वैलिड है, इनवैलिड है, और अगर वैलिड कह रहे हो तो रीजन भी बताना, और इनवैलिड कह रहे हो तो भी रीजन बताना, हाँ या ना? और सबसे पहले मुझे पहले का आंसर चाहिए। हु इज गोइंग टू आंसर द फर्स्ट? मैडम, मैडम, हाँ जी, पहले वाली, हाँ बैठे बैठे बताइए पहले का उत्तर। देखिए क्वेश्चन बेहद ही आसान है, टेंशन नहीं लेनी है कि ये वैलिड, पहले एक आंसर पूछ रहा हूं, वैलिड प्रोमिसरी नोट है पड़ोसन? है सर। जी मैडम, ये वाली मैडम, प्रोमिसरी नोट नहीं है। सर ये जो ब्लैक टी शर्ट वाले भैया, इसके जस्ट पीछे वाले भैया, व्हाइट शर्ट वाले भैया, हाँ जी बताइए प्लीज। नहीं है सर, बिल्कुल। ये जो खड़े हुए थे उससे पीछे वाले भाई, हाँ नहीं है मैडम, हाँ नहीं है। पड़ोसन नहीं है जी। मैडम ब्लैक शर्ट के साथ वाली मैडम नहीं है। चलिए मैं हूं, प्रोमिसरी नोट है, रेज योर हैंड। मैं हूं उसके साथ बेटे, मैं हूं उसके साथ। प्रोमिसरी नोट है सर, क्यों नहीं है बताइए प्लीज। आंसर तो पता चल चुका है, क्यों नहीं है, काहे नहीं है प्रोमिसरी नोट? हाँ जी सर, प्रवीण कुमार जी, पहले तो ये जवाब दीजिए कि क्या प्रोमिसरी नोट है? नहीं है, तो रीजन बताएंगे आप? हाँ जी, उसके 2 सन है सर। उसके 2 सन है? यस सर। तो पता नहीं कौन से को देना है। बिल्कुल सही जवाब कि सर 2 बेटे हैं, पेई सर्टेन है इसमें। बेटे हम अज्यूम कर लेंगे अपने आप से, 2 सन 2 बेटे डिवाइड बाय 2, 5,000 हर एक को देने हैं। अपने आप से अज्यूम कर लो। सर। अरे लिख नहीं सकते हम, अपने आप से अज्यूम नहीं कर सकते। पेई सर्टेन तो है, दोनों को 5,000 रुपए दे दूंगा, क्या बात है बेटे। ये जो प्रॉपर्टी होती है वो इनहेरिट होती है फ्रॉम द फादर इटसेल्फ। और 2 बेटे तो आधा आधा हिस्सा, 3 बेटे होते तो 1/3 जा रहा होता, 4 होते तो 1/4 जा रहा होता, हाँ या ना? तो इट इज डीम्ड कि आधा आधा हिस्सा चला जाएगा। बेटे नहीं जाएगा, कहने का मतलब अपने आप से अज्यूम नहीं करेंगे। यहां पे पेई सर्टेन नहीं है, तो इसका मतलब प्रोमिसरी नोट नहीं है। प्रश्न संख्या बी, फर्स्ट का बी, आई प्रॉमिस टू पे 5,000 ऑन डिमांड एट पर माई कन्वीनियंस। मैडम जो माइक के बिल्कुल बगल में बैठी है, हाँ जी, हाँ बिल्कुल सही, आपने सही माइक पकड़ा है जी। प्लीज बताइए क्या ये प्रोमिसरी नोट है? हाँ जी। यस सर। यस सर। अरे सर तो यस है, मतलब क्वेश्चन का उत्तर क्या है? प्रोमिसरी नोट है। यहां वाली जो मैडम है ग्रीन शर्ट के साथ वाली बहन, आप आए थे ना, आए थे ना क्लास में? बताओ उत्तर बताओ बेटे, है प्रोमिसरी नोट? बिल्कुल सही जवाब जी। मैडम व्हाइट शर्ट वाली मैडम नहीं है। पड़ोसन, हाँ जी मैम, पड़ोसन, हाँ जी, प्रोमिसरी नोट है या नहीं है? है, बिल्कुल सही। मैं हूं, है, हाँ भाई नहीं है। हाँ जी अभिषेक जी नहीं है। साथ वाले भैया बेटे हाथ खड़ा करें जो जो कहते हैं प्रोमिसरी नोट नहीं है। मैं ढूंढ रहा हूं मेरे साथ कौन है, मतलब मैं नहीं हूं आपके साथ। आपका तो गलत है उत्तर,
तुम्हारा हाथ खड़ा था भाई? हाँ बताओ फिर रीजन। अब जो बच्चे हैं वो बच्चे हैं जो इसे कह रहे हैं कि यस सर इट इज अ प्रोमिसरी नोट। माइक नहीं चल रहा सर जी। सर ये सारे क्राइटेरिया फिट करते हैं ना प्रोमिसरी नोट? सारे क्राइटेरिया जैसे बोले तो जैसे साइन है, साइन। अरे वेरी गुड, मैं तो ढूंढ रहा था, बेटे साइन तो पहले वाले में भी नहीं थे। तुम्हारे मन में भावना आई कि साइन तो नहीं है, ना ही है ये स्टैंप लिखा हुआ। चलो पेपर में लिखा हुआ है तो मान लेते हैं लिखा हुआ है, स्टाम्प भी नहीं लगी हुई। ओ हो सर जिसके पास प्रोमिसरी नोट होगा उसको वो बियरर होगा। बेटे बियरर डिमांड का मतलब क्या है कि जब पेई मांगेगा तब पैसे दे देंगे। डिमांड का मतलब तो ये होता है ना। डिमांड आपने मुझसे करी डिमांड कि सर मुझे दे दो ब्रेक। मैंने कहा मैं बड़ा ही निर्दयी व्यक्ति हूं, ब्रेक नहीं देता हूं। तो आपने डिमांड की। अगर मैं दयावान व्यक्ति होता तो मैं हो सकता है तुरंत ही ब्रेक दे देता। तब आपने डिमांड की और मैंने ब्रेक दे दिया, इसका मतलब है ब्रेक ऑन डिमांड। बेटे देख पा रहे हैं? आइए जी, पीछे वाली जो छात्राएं बैठी हैं इनका भी ना ही था। हाँ जी बताइए प्लीज। यस सर। मैडम बताइए प्लीज, प्रोमिसरी नोट कैसे हैं? नहीं पता? अच्छा नहीं है। साथ और कौन है हाँ वाला कि यस सर इट इज अ प्रोमिसरी नोट? बेटे मैं ढूंढ रहा हूं, बता भाई क्यों नहीं है फिर? पे के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं दे रखी, किसको देना है? सर पेई के बारे एक पॉइंट तो बहुत सही बताया भाई ने कि सर पेई के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। पेई के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। पेई जिसको पैसे मिलने हैं, क्या उसका नाम है यहां पे? पक्की बात है? तो इसका मतलब पहला पॉइंट कि पेई के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। क्या कोई और पॉइंट हो सकता है? बिल्कुल अंतिम छात्र रेड शर्ट, क्या कोई और बातचीत लग रही है आपको? कि मान लो पेई का नाम लिख दिया मैंने, बेटे मैंने लिख दिया नाम पेई का टू मिस्टर बी। मैंने बी नाम के पर्सन को इंट्रोड्यूस करा दिया है, पेई है बी। बताइए क्या प्रोमिसरी नोट? अब आंसर क्वेश्चन चेंज हो चुका है, ध्यान से पढ़ना और समझना और बताना। क्या स्टिल ये प्रोमिसरी नोट ओके है? नहीं है ओके। रीजन? सर ये नहीं, वो पता नहीं रखा कि कब देगा। बता नहीं रखा कब देगा? बेटे लिखा तो हुआ एट माई कन्वीनियंस, बताया तो हुआ है। रेड शर्ट वाले भैया। सर इसमें कंडीशन लगी हुई है पर ये पता नहीं है कब देने हैं। बिल्कुल सही जवाब। दूसरा पॉइंट कि सर उसने कहा है मेरी इच्छा होगी तब मैं पैसे उसके डिमांड करने पे दे दूंगा। आपकी तो पैसा देने की इच्छा होती ही नहीं। बेटे मैं आपसे आज 2,000 रुपए मांग लेता हूं कि हर एक बच्चा 2,000 रुपए का चेक देके जाए मेरे को, या 2,000 रुपए कैश देके जाए, तो आप क्या कहेंगे कि सर नहीं देंगे? सर ये थोड़ी ना कहेंगे नहीं देंगे। सर सोचा ही नहीं जा रहा कि 2,000 देने हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो कि जब भी कोई आउटफ्लो की बात आई, क्या आप खुद से जाके आउटफ्लो करके आओगे? नो सर। जब आप खुद से जाके पैसे देके आते हैं? नो सर। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इसने कंडीशन क्या लगा दी? एट माई कन्वीनियंस, मतलब मेरी इच्छा हुई तो मैं दे दूंगा, तब मेरी इच्छा। बेटे पैसे देने की इच्छा किसी की होती है, लेकिन लेने की इच्छा सबकी होती है कि पैसे देते जाओ, है ना बेटे? उसे कहते हैं लालच। सब लालची यही बैठे। सर ये तो समझ लिया कि ये भी प्रोमिसरी नोट नहीं है और ये भी प्रोमिसरी नोट नहीं है। पहले वाले में कंडीशन ये है कि सर इसमें पेई सर्टेन नहीं है, और दूसरे वाले में 2 पॉइंट है। पहला पेई सर्टेन नहीं है, दूसरा कंडीशन लगी हुई है अनकंडीशनल नहीं है। माई क्वेश्चन इज लिखेंगे क्या? क्वेश्चन तो ये है, आपने पहचान लिया, आपको आता है, आई एम प्राउड ऑफ यू, बट लिखेंगे ऐसे? उत्तर बिना लिखे आ जाएंगे, सॉरी नंबर बिना लिखे आ जाएंगे। बेटे जनता जवाब चाहती है। ब्लैक शर्ट वाले भैया बताए, ये जो कंसल की जो टी शर्ट पहने बैठे हैं, हाँ जी बताइए लिखेंगे कैसे इसमें? बेटे आपको क्या पड़ोसी, अगर आपको खड़ा होना है तो जरूर बता देना। नहीं पता? पीछे वाले भैया, व्हाइट शर्ट वाले भैया, कुछ नहीं लिख के आएंगे। बेटे हम कह देंगे हमने लिखने वाला काम ठेके पे दिया हुआ है तो कृपया उनसे संपर्क करें। बेटे नंबर मिल जाएंगे ऐसे? येलो टी शर्ट वाले भैया, मैं तो बता ही दूंगा।
तुम भी तो अपनी बेटे फाउंडेशन में हो, थॉट प्रोसेस डेवलप करना चाहते हो, तो सोचो क्या लिखेंगे, सोच के बताओ क्या लिखेंगे, लिखने का तरीका क्या होगा। ये नहीं कह रहा, वर्ड नहीं कह रहा लिखेंगे कैसे, पहले तो पैटर्न सोचो कि लिखना क्या क्या है इस केस में। मेरी बात समझ पा रहे हो? आंसर लिखने से पहले उसका फ्रेमवर्क तैयार हो जाना चाहिए, मतलब माइंड में ये तैयार हो जाना चाहिए। ये 2-3 पॉइंट की चर्चा तो करनी है। जी मैडम, हाँ पहले बताइए प्लीज। जी बताइए, आप बताइए। सर इसकी स्टार्टिंग ऐसे करेंगे, एज पर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 द फॉलोइंग प्रॉमिसरी नोट डजंट फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशंस। तो जो इसने फुलफिल नहीं किया ना वो लिख देंगे। आप क्या बताना चाहते हैं? यही सेम। और कोई आंसर देना चाहता है? किसी के मन में ऐसी भावनाएं आ रही हो? हाँ जी मैम बताइए प्लीज। जी सर प्रॉमिसरी नोट की डेफिनेशन लिखेंगे पहले। हाँ जी प्रॉमिसरी नोट की डेफिनेशन बिल्कुल। उसके बाद ये डिस्कस करेंगे कि ये प्रॉमिसरी नोट है या नहीं है, फिर उसका रीजन लिखेंगे। बिल्कुल सही जवाब। देखिए ये जो बातचीत है, जब भी कोई ऐसा केस स्टडी आएगी, देखिए लो में क्या हो सकता है, 2 तरह के प्रश्न आ सकते हैं। पहला केस स्टडी की फॉर्म में, ये केस स्टडी है, केस स्टडी टाइप ही है, 2 प्रोमिसरी नोट केस स्टडी दे दिए, बताओ प्रोमिसरी नोट है या नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आंसर करेंगे 3 फेज में करेंगे। यहां ध्यान दीजिए, सभी यहां ध्यान दीजिए। इस तरह के प्रश्न का उत्तर करेंगे 3 फेज में। पहला, लॉ का प्रोविजन लिखेंगे। लॉ का प्रोविजन कौन सा, वो क्वेश्चन बताएगा कि क्वेश्चन में लैकिंग कहां की है, या क्वेश्चन में बातचीत कौन से प्रोविजन की है, वो प्रोविजन लिखेंगे। राइट। सबसे पहले इस क्वेश्चन में किस किस तरह की बातचीत है। सबसे पहला प्रोमिसरी नोट है, तो प्रोमिसरी नोट की डेफिनेशन चिपका दो। फिर उसके बाद अब जो ये 2 प्रोमिसरी नोट हैं, एक तो पेई के ना होने से मतलब इनवैलिड हो रहा है, दूसरा अनकंडीशनल और पेई के ना होने से इनवैलिड हो रहा है, हाँ या ना। तो इन दोनों के बारे में चर्चा कर लो। तीसरा, सॉरी ये है सब इंट्रोडक्शन का पार्ट, इंट्रोडक्शन बोले तो लॉ का पार्ट, प्रोविजन का पार्ट। दूसरा पॉइंट, फैक्ट ऑफ द केस। अब वो जो ऊपर प्रोविजन लिख के आए हो, वो फैक्ट ऑफ द केस से जोड़ दो कि पहले केस में, इस केस में 2 फैक्ट बनेंगे, पहला पहले पॉइंट का, दूसरा दूसरे पॉइंट का, कि इस केस में पेई सर्टेन नहीं है, बट लो प्रोविजन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग ये पेई सर्टेन होना चाहिए, अदरवाइज इसे इनवैलिड करार दे दिया जाएगा। ऐसे ही आप क्या करेंगे कि अनकंडीशनल होना चाहिए, पेई सर्टेन होना, दूसरे में अनकंडीशनल होना चाहिए, कोई ऐसी कंडीशन ना हो जिससे डाउटफुल सिचुएशन क्रिएट हो जाए, जो सर्टेन ना हो, जो जिसकी एक्सपेक्टेशन होना सर्टेन ना हो, वैसी कोई कंडीशन ना हो। फिर उसके बाद लिखेंगे कंक्लूजन। कंक्लूजन में दोनों का कंक्लूजन अलग अलग लिखेंगे कि पहले केस में है क्या पेई सर्टेन, इस वजह से क्या है इनवैलिड है। दूसरे केस में लिखेंगे कि पेई सर्टेन नहीं है प्लस अनकंडीशनल नहीं है, इस वजह से क्या है इनवैलिड है। हाँ जी, जो आप क्वेरी बताइए प्लीज। सर सेकंड पॉइंट में बियरर वाला पॉइंट नहीं आना चाहिए। बियरर सर कैसे? सर पे ही डेफिनेट आपने बताया, कई बार हो सकता है बियरर वाला डेफिनेशन, बियरर वाली क्वेरी को होल्ड कर रही है यहाँ पे। बियरर वाली क्वेरी का जवाब मैं 1 या 2 क्लास बाद दे दूंगा, उसके बाद जब वो चीज पढ़ाऊंगा तो बियरर वाली क्वेरी भी मिटिगेट हो जाएगी। इज दैट ओके? क्या सबको समझ आ गया है? बेटे ये क्वेश्चन आप खुद से लिख लेंगे या मैं लिखवाऊं? पक्की बात है। टिक टिक लगाओ। चलो फिर निकाल लो नोटबुक, लिखवा ही देता हूं फिर। सर जी यहाँ से कोई डाउट था? आपने पे के अंदर ये लिखवाया था कि आई प्रॉमिस टू पे ₹1 लाख आफ्टर 1 मंथ, और प्रॉमिसरी नोट में ये लिखवाया था कि है ये, तो इसके अंदर मतलब आपने इसमें तो बोल दिया कि पे ही नहीं था, इसकी वजह से नहीं है, तो भी तो बोल सकते थे। बेटे बियरर वाली बात आ रही है, मैंने अभी उस भाई को क्या जवाब दिया? बेटे आप सुनते नहीं हो, कक्षा में मेंटली प्रेजेंट रहे, फिजिकली के अलावा मेंटली भी होना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो? बीरर वाला पॉइंट है। शांति, क्या बीरर वाला पॉइंट है? यस सर। मैंने क्या जवाब दिया कि प्लीज क्वेरी को कर दीजिए क्या, होल्ड। हाँ जी, और बताइए बस। ओके, कईयों के होता है ना कि जब तक मेरी बात सुनी नहीं जाएगी मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। कोई बात नहीं बेटे, होता रहता है, हम भी जब पढ़ते थे ऐसे ही होते थे कि सर आपने मेरा तो डाउट ही नहीं लिया सर, मैं तो बात ही नहीं करूंगा सर, ऐसे है वैसे है। बेटे ऐसे नहीं बनना है। प्रश्न संख्या क्या है इसका नाम? 1 पार्ट 1। आइए उत्तर लिखते हैं, स्पीडली उत्तर को कंप्लीट करेंगे।
बातचीत नहीं। मैंने कंक्लूजन भी साथ ही लिख दिया इसमें केस में। इतना धीरे धीरे लिख रहे हो? मैं बोल बोल के लिखवाऊं? बेटे मुझे बोलना नहीं आता।
अब तो ठीक है। हाँ जी, क्या लिख लिया है आप सबने? क्या कहना चाह रही हो? केस 2? अच्छा, केस 2 पे क्या आगे चल पड़े? वी विल स्टार्ट न्यू टॉपिक। न्यू तो क्या है?
बेटे कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बेटे एग्जाम्पल जो तुम्हें पसंद आए मैं वो नाम लूंगा एग्जाम्पल में। क्या तुम जेठालाल को लेना चाहते हो एग्जाम्पल में? बोलो यस सर। ये है कौन? जेठालाल। ये है कौन? रामफल। ये है कौन? आत्मा राम तुकाराम भिड़े। हाँ या ना? अरे एग्जाम्पल की गरिमा को बनाए रखें। गरिमा किसी छात्रा का नाम तो नहीं है? कौन है? आइए। जेठालाल और रामफल आपस में व्यापार करते हैं। जेठालाल की अपनी खुद की इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है और वो बेचते हैं क्या? टीवी, मोबाइल फोन, फ्रिज। हाँ या ना? तो मिस्टर रामफल आते हैं कि सर मुझे 50 टीवी या मोबाइल फोन ये चीजें भिजवा दीजिए, मैं आपको पैसे पे कर दूंगा। जेठालाल कहते हैं ऐसे मैं किसी पे विश्वास नहीं करता, तो आप माल तो ले जा सकते हैं लेकिन पैसे हाथ के हाथ देके जाइए प्लीज। तो रामफल जी कहते हैं कि सर अभी पैसे तो नहीं है, मैं आपको मेरी तरफ से एक नोट लिख के देने के लिए तैयार हूं, प्रॉमिस करने के लिए तैयार हूं कि मैं आपको 30 दिनों बाद ये पैसा पे कर दूंगा, और नीचे स्टाम्प लगा के मैं आपको साइन करके दे देता हूं। जेठालाल कहते हैं ऐसे झूठे बातों का कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, मैं सोच के बताऊंगा। मतलब प्रोमिसरी नोट वाला एग्जांपल याद आ रहा है? वही तो रामफल क्या लिख के देगा? रामफल यही तो लिख के देगा, मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं पे कर दूंगा जेठालाल को इतने पैसे आफ्टर दी 30 डेज। हाँ या ना? नीचे स्टाम्प लगाएगा और खुद के साइन कर देगा। हाँ या ना? रामफल क्या होगा? मेकर। इतनी देर कैसे लग गई बच्चों? रामफल क्या होगा? मेकर। और जेठालाल क्या होंगे? पेई। आर यू श्योर? जेठालाल जी कहते हैं कि मैं प्रोमिसरी नोट देख देख के मतलब परेशान हो गया हूं, अब की बार मैं कुछ नया इलाज करना चाहता हूं, नई बातचीत करना चाहता हूं, मैं सोच के बताऊंगा अगले 2 दिनों में। फिर इतने में ही शाम को जब वो जेठालाल जी सोडा पीने जाते हैं, कहां की दुकान पे जाते हैं जेठालाल जी? जहां भी पहुंच गए, तो उसके बाद वहां पे शाम को मिले कौन? आत्मा राम तुकाराम भिड़े, AT भिड़े। भिड़े जी कहते हैं कि जेठालाल जी आपको मेरे 5 लाख रुपए देने हैं। मेरे नहीं बल्कि सोसाइटी का मेंटेनेंस 2 लाख रुपए का, 2 लाख ले लेते हैं एग्जाम्पल, 5 लाख तो ज्यादा हो जाएगा। 2 लाख रुपए का मेंटेनेंस का चेक, मेंटेनेंस भरना है आपको सोसाइटी का। हाँ या ना? जेठालाल जी कहते हैं मैं पैसे दे दूंगा। तो भिड़े जी कहते हैं कि आप हमेशा पैसे दोनों में लेट करते हैं, मैं चक्कर मार मार के थक जाता हूं, तो मैं पैसे लेके ही जाऊंगा, अगले 2 दिनों का ही वक्त है, आप पैसे दे दीजिए प्लीज। तो जेठालाल शाम को आते हैं, वापस सोडा पी के घर पे आते हैं और गहन मुद्रा में चले जाने के बाद सोचते हैं कि मुझे पैसे लेने हैं किससे? रामफल से। मान लो रामफल से कितने लेने हैं? 10 लाख रुपए। एग्जाम्पल के तौर पे क्या जा रहा है कि 10 लाख रुपए लेने हैं और मुझे भिड़े को देने हैं कितने? 2 लाख। कौन इतनी टेंशन पाले? रामफल से जाके लेके आऊंगा पैसे, फिर भिड़े को दूंगा, भिड़े भी 10 नखरे दिखाएगा, उसके बाद मेरे को भी 2 दिन लग जाएंगे, मैं ना दे पाऊं। तो क्या मैं सीधा भिड़े को बोलता हूं कि भिड़े जी आप अपने स्कूटर सखाराम पे तो जाते ही हैं, अचार पापड़ की डिलीवरी देने, वहीं मिस्टर रामफल बैठा हुआ मिलेगा, उससे पैसे ले लेना मेरे ब्याह पे। हाँ या ना? क्या ये शॉर्टकट सही है? जेठालाल ने क्या बचाया? अपना कीमती समय और अपना पेट्रोल। वो जाता खुद बेचारा घूमते ऑटो करके, तो पैसे लेने जाता, फिर पैसे वापस भिड़े को देता। तो समस्याएं। इस समस्या का निदान उन्होंने कहा कि भिड़े जी मैं आपको ऑथराइज करता हूं कि आप मेरे ब्याह पे ये पैसा ले सकते हैं। किससे? रामफल से। इज दैट ओके? यहां तक हम सेम पेज पे हैं। भिड़े जी अगले दिन अचार पापड़ की डिलीवरी देने के लिए तैयार हो गए, कोट पैंट पहन के पहुंच जाते हैं कहा? रामफल के पास। रामफल जी पूछते हैं कि भैया बताइए। भिड़े जी कहते हैं मैं वो पैसे लेने आया हूं 2 लाख रुपए जो आपने पे करने हैं जेठालाल को। ये जो रामफल जी हैं, हो सकता है ये पूछें कि सर मैं आपको पैसे क्यों दूं? क्या ये पूछना जायज है? बेटे आपको ऑथराइज किसने किया? मतलब रामफल जी पूछेंगे कि भिड़े जी क्या ऑथराइज है? हाँ उन्होंने मुझे बोला हुआ है। बेटे लिखा कहां हुआ है? मेरी बात समझ रहे हैं आप?
क्या रामफल 2 लाख रुपए दे देंगे भिड़े को? नो सर। फिर भिड़े वापस आ जाते हैं, रामफल ने पैसे देने से मना कर दिया है, भिड़े वापस आ जाते हैं और शाम को जब मिलता है कौन? जेठालाल, तो उसको कहते हैं कि भैया रामफल ने पैसे नहीं दिए हैं। तो जेठालाल को एक आइडिया आया, जेठालाल ने एक नोट लिखा। क्या लिखा नोट में? आई ऑर्डर टू पे। किसको? टू AT भिड़े। कितने रुपीज? 2 लाख। कितने दिन बाद? आफ्टर लिख देता ना, आफ्टर 10 days। और ये लग गई है बेटे स्टाम्प। बताओ साइन कौन करेगा? सर जेठालाल करेगा। जेठालाल, JTL। ये है क्या? सर बिल ऑफ एक्सचेंज। बेटे इसमें प्रॉमिस दिखाई दे रहा है आपको? ये है क्या? बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल हमेशा दूसरों पे फाड़ा जाता है, तो इसलिए ऑर्डर भी हमेशा दूसरों को ही दिया जाता है, हाँ या ना? इसमें जेठालाल कौन सी भूमिका निभा रहे हैं? ड्रोवर की। ड्रोवर जो बिल ड्रॉ कर रहा है, जो ऑर्डर दे रहा है, हाँ या ना? जेठालाल लिख के दे रहे हैं, तो साइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? जेठालाल की। मान लो अगर ये बिल ले जाने के बाद भी पैसे रामफल नहीं देता है, तो आत्माराम तुकाराम भिड़े किसका कॉलर पकड़ेंगे? जेठालाल को। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? जेठालाल की। तो साइन करेगा कौन? जेठालाल। इज दैट ओके कि साइनिंग ड्रोवर ही करेगा, क्योंकि ड्रोवर ने ही ऑर्डर दिया है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है किसकी? पेमेंट की। इज दैट ओके? और रामफल जी कौन सी भूमिका निभा रहे हैं? ड्रोई। जिस पे बिल फाड़ा जाता है, जिसको ऑर्डर दिया जाता है, जिसको इंस्ट्रक्शन दी जाती है या जिसको डायरेक्शन दी जाती है कि मेरे ब्याह पे पेमेंट कर दीजिए, हाँ या ना? और मिस्टर जो भिड़े हैं वो हैं क्या? पेई। पेई बोले तो जो जिसको एंटाइटलमेंट है पैसे रिसीव करने का, हाँ या ना? इज दैट ओके? मतलब देयर आर 3 पार्टीज इन बिल ऑफ एक्सचेंज। पहला ड्रोवर, दूसरा ड्रोई, तीसरा पेई। समझ आया तीनों का मतलब? पक्की बात है, सभी को समझ आ रहा है? सर देयर कैन बी चांसेस कि 3 की जगह 2 ही पार्टी हो और बिल ऑफ एक्सचेंज हो। बताइए, ड्रोवर और ड्रोई को मिला देता हूं, एक ड्रोवर और ड्रोई एक पार्टी हो जाएंगी और पेई अलग पार्टी हो जाएगा। सर ड्रोवर और पेई एक पार्टी रहेगा, क्योंकि ड्रोई जिसको पेमेंट करनी है वो तो हमेशा अलग ही पार्टी रहेगा, हाँ या ना? भाई इन केस जेठालाल खुद पेई भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो कह सकता है मैं ऑर्डर देता हूं तुम्हें, मेरे को ये पैसे 30 दिन बाद पे कर देना। इस केस में पेई भी जेठालाल और ड्रोवर भी जेठालाल, हाँ या ना? ये बातें समझ आ रही हैं? मतलब देयर मे बी चांसेस कि 2 ही पार्टी हो तो भी बिल ऑफ एक्सचेंज वैलिड है, और देयर मे बी चांसेस कि 3 पार्टी हो तो भी बिल ऑफ एक्सचेंज वैलिड है। बट इसका स्कोप, दायरा बड़ा है एज कंपेयर टू प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट में 2 पार्टियां थी, पहला, दूसरा कि ऑर्डर की बातचीत नहीं थी। किसकी बातचीत थी? प्रॉमिस की। मेरी बात समझ आ रही? डिफरेंस फील कर पा रहे हो? इज दैट ओके? क्या ये डायग्राम बना लिया है आप लोगों ने? क्या हम आगे चल सकते हैं? आइए, क्या मैं बिल ऑफ एक्सचेंज लिखवा दूं? बेटे मैं लिखवाना चाहता हूं। बेटे कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बेटे इट्स ऑल इन द माइंड। आप मेरे से लिखवा लीजिए, आप 15 घंटे मेहनत करने के बाद भी थक नहीं सकते। अगर आपने खुद ही अपनी एनर्जी चैनलाइज करनी शुरू कर दी ना कि थकान फील हो रही है, तो 10 मिनट बाद देखना वाकई थकान फील होना शुरू हो जाएगी। आप खुद से शुरू से ये कहेंगे ना कि मैं एनर्जेटिक हूं, तो 15-20 घंटे काम करने के बाद भी आप एनर्जेटिक फील करेंगे। मेरी बात समझ पाए? दीज आर द नेगेटिव थॉट्स। मेरी बात समझ पाए? ऐसे आदत डालिए, पॉजिटिव एटीट्यूड की आदत डालिए। थके हुए नहीं है, एनर्जेटिक हैं आप लोग। Bill of exchange is an instrument in writing। बेटे मैं बड़ा ही निर्दयी व्यक्ति हूं,
आपने ही कहा था ड्रॉन बाय ड्रॉई, ड्रॉन बाय ड्रॉई, ड्रॉन बाय ड्रॉई। तो बेटे इतनी देर में बोल क्यों नहीं रहे आप? ड्रॉन बाय ड्रॉअर। बेटे लिखना है, ये बदतमीजों लिखना है। कंटेनिंग, क्या कंटेन करता है? एन अनकंडीशनल, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, अंडर की टेकिंग। बेटे अंडरटेकिंग नहीं आएगा, क्या आएगा फिर? ऑर्डर या डायरेक्शन। टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू पे और हिज ऑर्डर और टू bearer। बेटे माई क्वेश्चन इज एज सिंपल एज दैट। अच्छा पहले यहां तक पहुंचो, फिर मैं प्रश्न पूछूंगा। और अगर आपने, मैं जवाब देता हूं इस चीज की, अगर आपने प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सटीक दे दिया तो मैं आपको 5 मिनट का ब्रेक दे दूंगा। और इन केस अगर आप आंसर देने में हो गए विफल तो हम क्या करेंगे? जब्त कर लिया जाएगा। किसको? ब्रेक को। बेटे आप देख पा रहे हैं आपके कंधे भारी हो गए हैं, ब्रेक दाव पे लग चुका है बेटे। स्टेक्स आर हाई। बोलो यस सर। हम आपके प्रश्न का जवाब बिल्कुल सटीक देंगे, पहले हमें लिखने दो। ब्रेक के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं सर, हम अपनी जान पे खेल सकते हैं सर, है ना? क्या कहना चाहते हो भाई? नोट कर लिया सबने? इतना तो लिखवा, 4 लाइनें लिखवाई है, इतनी देर से नोट ही नहीं हो रहा। आइए प्रश्न। माई सिंपल प्रश्न इज, पहले प्रश्न सुनना फिर जवाब देना, और जवाब जिससे मैं पूछूं वो देगा। सारे भेड़ चाल में उत्तर नहीं देंगे। हाँ, मैं जिससे मैं पूछूंगा वो जवाब देगा। क्या ये डेफिनेशन कंप्लीट है? अगर हां तो ओके, अगर ना इनकम्प्लीटनेस बतानी है, रेज योर हैंड। माई क्वेश्चन इज एज सिंपल। डेफिनेशन पढ़ो दोबारा और जितना समझ के आए हैं वो समझो। वो जो डायग्राम बनाया था ना अभी, रामफल था एक साइड जेठालाल था एक साइड, वो था भिड़े था, वो तीनों को समझो, तीनों एग्जाम्पल को देखो और ये बताओ क्या ये डेफिनेशन कंप्लीट है। अगर आप कहते हैं हाँ ओके रिपोर्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ना कहते हैं तो रीजन बताना पड़ेगा। इज दैट ओके? रेज योर हैंड इन केस यू फाइंड द आंसर, इन केस यू हैव डन द आंसर। बस एक ही कन्या है जिन्होंने अभी तक हाथ उठाया। एक हाथ उठाए प्लीज। 1 2 3 4 5 6। यहां से किसका हाथ खड़ा है भाई? 7। भैया व्हाइट शर्ट वाले ऐसे जानकर खड़े हो, हाथ खड़ा है, ठीक है, अच्छा ठीक है। सर ये डिलीवर तो नहीं हुआ ड्रॉवी को? डिलीवर नहीं हुआ, वेरी गुड जी भैया जी। सर टू अ सर्टेन पर्सन। टू अ सर्टेन पर्सन। अरे बातचीत नहीं। हाँ पड़ोसी से नहीं पूछना। नहीं पूछ रहा सर। टू अ सर्टेन पर्सन। ठीक है छोड़ो। और ये डिलीवरी वाला पॉइंट भी आ सकता है। ठीक है हाँ जी सर, येलो टी शर्ट वाले भैया जी। साइन नहीं है। साइन नहीं? अरे वेरी गुड पहलवान जी। 22 स्टैंप नहीं लिखी तूने। हाँ जी साइन की समस्या है। हाँ जी सर अरे वेरी गुड भाई साहब। सर्टेन टाइम नहीं है सर। सर्टेन टाइम नहीं है। मैं पहली बात प्रोमिसरी नोट की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें सर्टेन टाइम था। ये डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, ये बदतमीज एग्जाम्पल है ये। कोई कह रहा साइन नहीं है, कोई कह रहा स्टाम्प नहीं है, मैं तो डेफिनेशन लिखवा रहा हूं। याद कीजिए मैंने क्या कहा, क्या ये डेफिनेशन कंप्लीट है? तो डेफिनेशन जब मैं लिखवा रहा हूं तो ये एग्जाम्पल है। इतनी समझदारी तो खुद में होनी चाहिए। मैंने प्रोमिसरी नोट की डेफिनेशन भी ऐसे ही लिखवाई थी, कुछ कुछ उससे तो रिलेट हो जाना चाहिए था कि डेफिनेशन लिखवा रहे हैं सर हाँ या ना। मैं एग्जाम्पल दे रहा तो ना तो डब्बा बनाया, ना मैंने स्टाम्प लगाई, ना मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि मैंने क्या पूछा, मैंने पूछा कि ये कंप्लीट है या नहीं है। नहीं है, रीजन बताइए।
सर इस केस में क्या ड्रॉई इस डेफिनेशन में लिखा है? कहीं ड्रॉई कवर हो रहा है? बेटे ऑर्डर दे किसके हो ये तो बताओगे, हाँ या ना? दोबारा पढ़ो, क्या ड्रॉई कवर हो रहा है इस डेफिनेशन में अभी तक? आओ फिर कवर कर लेते हैं। बाय अ सर्टेन पर्सन, मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट। व्हेन आई एम ट्राइंग टू से इंस्ट्रूमेंट, इट इज ऑलरेडी स्टाम्प्ड, इट इज ऑलरेडी साइंड। इंस्ट्रूमेंट का मतलब लीगल पेपर, लीगल पेपर का मतलब पेपर लीगल का बनता है जब स्टाम्प एक्ट के अकॉर्डिंग स्टाम्प होता है और दूसरा साइन होते हैं, हाँ या ना? बताओ, बदतमीजी वाली हरकतें कर रहे हैं। बोल स्टाम्प नहीं है सर, साइन भी नहीं करती है सर। इन राइटिंग ड्रॉन बाय ड्रोअर, बनाएगा कौन? ड्रोअर। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल, अंडरटेकिंग नहीं, क्या? ऑर्डर या डायरेक्शन। किस चीज का? आवाज मिस हो रही है ना? टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, एक सर्टेन पैसा, टू पेई और हिज ऑर्डर और टू बियरर बाय अ सर्टेन पर्सन, मतलब इट मींस इट इज रिप्रेजेंटिंग दी ड्रॉई, हाँ या ना? तो इसका मतलब अगर हमने ये नहीं लिखा कि पे किसको करना है तो क्या बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती? ध्यान से पढ़ो और फिर एनालिसिस करो। इज दैट ओके? क्या समझ आ रहा है सबको? चलिए चलते हैं, आइए बेटे। कहां चले हम फीचर्स पे। सबसे पहला फीचर होना चाहिए क्या इन राइटिंग में, हाँ या ना? कि ओरल बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं होगा। दूसरा, व्हेन वी आर सेइंग द वर्ड इंस्ट्रूमेंट, इसका मतलब ऑलरेडी है क्या? स्टाम्प्ड है, हाँ या ना? स्टाम्प्ड भी है और साइंड भी है। तीसरा, साइंड, लेकिन साइन करेगा कौन? ड्रोवर, हाँ या ना? पक्की बात है? क्या ड्रॉई भी साइन करेगा? जरूरी नहीं है, कर भी सकता है और नहीं कर सकता, वो एक्सेप्टेंस वाले मामले मुझे समझाने हैं। तो जरूरी नहीं है कि वो साइन करे। ड्रॉई की केस में बात कर रहा हूं कि ड्रॉई जरूरी नहीं है कि साइन कर ही दे, वो ऐसा भी चल सकता है कि साइन ना भी करे। राइट? ये बात समझ आई है? नहीं समझ आई तो कंसेप्ट ऑफ एक्सेप्टेंस समझेंगे तब समझ आ जाएगा। इज दैट ओके? देन फोर्थ, सबसे पहले क्या होना चाहिए? अनकंडीशनल। सर अनकंडीशनल बोले तो कि सर सर्टेनिटी होनी चाहिए, कोई भी अनसर्टेन एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। जहां पे हो गया क्या? क्रिएट डाउट, वहां पे बिल ऑफ एक्सचेंज हो जाएगा क्या? इनवैलिड। इज दैट ओके? फिफ्थ बताओ क्या होगी? ऑर्डर होना चाहिए। सर वहां पे प्रोमिसरी नोट में था प्रॉमिस और यहां पे क्या है? ऑर्डर। यहां पे ऑर्डर का मतलब है क्या? कि सर ऑर्डर हो, डायरेक्शन हो। इसका मतलब है क्या? कि एक्नॉलेजमेंट स्लिप ना हो, IOU स्लिप्स ना हो, हाँ या ना? देन सिक्स्थ, सर्टेन होना चाहिए अमाउंट, हाँ या ना? यस सर, सर्टेन होना चाहिए। देन उसके बाद सेवंथ, मनी के बारे में बात नहीं करेंगे। अगर ये कोई बातचीत है गुड्स के रिगार्डिंग अदर देन कोई मनी की बातचीत है तो ये बन जाएगा क्या? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, क्या हो जाएगा? बेलमेंट, हाँ या ना? और देन पेई मस्ट बी अ सर्टेन पर्सन, और बीरर भी हो सकता है। मस्ट बी अ सर्टेन पर्सन, मतलब पेमेंट के मामले में क्या था मामला? जब बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ रहे थे, बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग ड्रॉन बाय ड्रोअर कंटेनिंग प्रोविजन ऑफ, कंटेनिंग कौन से प्रोविजन थे? भूल गए इतनी जल्दी? कंटेनिंग अनकंडीशनल प्रॉमिस नहीं, ऑर्डर या डायरेक्शन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू पेई, या फिर हिज ऑर्डर, या फिर बीरर ऑफ इट। मतलब पेई बीरर भी हो सकता है, या फिर पेई ये भी कह सकता है कि आप मेरे ब्याह पे इसको पे कर दीजिए। मतलब जैसे हमारे एग्जाम्पल में पेई था कौन? भिड़े कुमार जी। अब भिड़े कह सकते हैं कि नहीं सर, भिड़े को भिड़े कहते हैं कि मेरे ब्याह पे कर दीजिए। किसको? किसी जेठालाल को नहीं, जेठालाल तो ड्रॉर है।
रामफल को थोड़ी, रामफल तो पे करेगा बदतमीजों। हे भगवान, कहां गया एग्जाम्पल? अरे वो पतला सा कौन है, तूफान दुनिया हिला दूंगा, क्या नाम है उसका? हाँ, पोपटलाल। अगर मिस्टर भिड़े कहें कि ये पोपटलाल को पे कर दीजिए तो ये पोपटलाल को पे हो जाएगा, हाँ या ना? मतलब कहने का मतलब अभी पैसा लेने का हक किसके पास है? भिड़े लाल के पास, हाँ या ना? भिड़े अगर ये बातचीत करे कि मेरे ब्याह पे पेमेंट कर दीजिए, आगे सरकार दे इस बिल को आगे दे दे और कह दे मेरे ब्याह पे जो पेमेंट मुझे मिलनी चाहिए थी अब वो पेमेंट मिल जाएगी, किसको? पोपटलाल को, हाँ या ना? मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? इसी सिनर्जी को कहा जाता है एंडोर्समेंट। मतलब समझ नहीं आया, हालांकि डिटेल में पढ़ेंगे। जब भिड़े नोट के पीछे लिख के दें, पहली कंडीशन लिखे, बातचीत बाद में आएगी, नहीं भी समझ आ रही तो मैं जस्ट हिंट दे रहा हूं कि ऐसी बातचीत आनी शुरू होगी। लिख के दे एंडोर्स्ड टू पोपटलाल, कि मैं पोपटलाल को दे रहा हूं, नीचे मार दे अपने साइन, तो इसका मतलब है पोपटलाल के पास ये बिल चला जाएगा और डिलीवर हो जाएगा, और ये बिल के पैसे लेगा कौन? पोपटलाल। मतलब और पोपटलाल भी अगर उसे आगे ट्रांसफर करना चाहे तो ट्रांसफर कर सकता है, बिकॉज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का सबसे बेसिक फीचर, जितनी मर्जी बार ट्रांसफर करना चाहे, जब तक ड्यू डेट नहीं आती उतनी मर्जी बार ट्रांसफर कर सकते हैं, हाँ या ना? मेरी बातें समझ आ रही हैं? कोई दिक्कत नहीं है। एंडोर्समेंट वाला दोबारा समझाऊंगा, दोबारा आएगा नेक्स्ट क्लास में, तो कोई दिक्कत नहीं, जस्ट मैं हिंट दे रहा हूं कि ऐसी बातें अब आएंगी, राइट? देन उसके बाद ड्रॉई मस्ट बी अ सर्टेन पर्सन। मैं इसके बारे में चर्चा करना चाहता हूं बिकॉज दिस इज द न्यू फीचर विच हैव बीन एडेड इन द बिल ऑफ एक्सचेंज इटसेल्फ, राइट? क्या ये प्रोमिसरी नोट में ये फीचर था? नो सर, क्योंकि वहां पे मेकर और पैसे देने वाला एक ही बंदा था। यहां पे तीन पार्टी होगी, लिख कोई रहा है, पैसे देने किसी को है और मिलेंगे किसी को, हाँ या ना? तो इसका मतलब ड्रॉई मस्ट बी अ सर्टेन पर्सन। एग्जाम्पल बताओ सर, मैं ऑर्डर देता हूं लिख के आप सबके नाम कि 5,000 रुपए ट्रांसफर कर देंगे, किसको? मुझे, हाँ या ना? मैं ऑर्डर किसको देता हूं? आपको देता हूं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैंने व्हेन आई एम सेइंग कि मैंने आपको ऑर्डर दिया, मान लो मैंने आपका नाम मेंशन नहीं किया, तो जिसके हाथ में है क्या उसको ऑर्डर हो जाएगा? हाँ, मेरी बात समझ पा रहे हो? कि मैंने लिखा आई ऑर्डर टू पे टू मिस्टर AJ सर for ₹10,000 आफ्टर 30 डेज, कि 10 दिन बाद 30 दिन बाद 10,000 रुपए अमनजीत सर को दे दिए जाएं। और इन केस मैं दूसरा नोट लिखता हूं जिसमें ड्रॉई गायब है, तो क्या जिसके हाथ में इंस्ट्रूमेंट होगा, क्या ड्रॉई आइडेंटिफाई करना जरूरी है? बिना ड्रॉई आइडेंटिफाई किए काम चल जाएगा? अगर ऐसे बिना ड्रॉई आइडेंटिफाई किए काम चल जाएगा तो मैं नोट छपवा के आपको सबको दे दूंगा यहां पे, और आपको कल को कोर्ट में घसीट लूंगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? कि बिना नाम ड्रॉई जिसको पेमेंट करना है, जिसने पेमेंट करना है, जिसके यहां से पेमेंट आना है, उसको तो सर्टेन रहना होगा। अगर वो सर्टेन ही नहीं रह पाएगा तो इसका मतलब है कोई भी पे कर सकता है। जब कोई भी पे कर सकता है तो मैं तो मार्केट में पर्चे बंटवा दूंगा, जिसके हाथ में ये नोट मिल जाएगा उससे 10,000 रुपए रिकवर कर लेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? कि इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ ड्रॉई, तो इसका मतलब है जिसके हाथ में नोट उससे पैसे ले लो। क्या ये वैलिड चीज है? नो सर, इनवैलिड है। इसका मतलब ड्रॉई मस्ट, जिससे पैसे लेने हैं वो तो सर्टेन होना ही चाहिए। इज दैट ओके? हाँ जी, समझ आया है? पक्की बात है? आइए चलते हैं कहां आगे सर। बिल ऑफ एक्सचेंज पार्टीज। बेटे आज मैं पार्टी में लेके जाना चाहता हूं आप लोगों को। सबसे पहले ड्रॉवर की पार्टी में चलेंगे, हाँ या ना? नो सर, क्यों नो सर? सबसे पहला क्या जी डाउट? सर
जो आपने लास्ट पॉइंट बताया अभी, उसमें जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो तो ड्रॉवर के पास होगा ना? अच्छा सर, सबसे पहले प्रश्न, ये बिल ऑफ एक्सचेंज रखेगा कौन? आइए वापस कहां सर, उस पुराने एग्जाम्पल पे। बेटे इस एग्जाम्पल को ही ग्रंथ मानना है, इसी के बेस पे हम सारी चीजें समझेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज की। इसमें ड्रॉवर है कौन? जेठालाल। पेई है कौन? भिड़े। और ड्रॉई है कौन? रामफल। जेठालाल ने ऑर्डर दे दिया, आई ऑर्डर टू पे टू भिड़े ₹10,000 आफ्टर दी 10 months या 10 days या जो वट एवर द ऑर्डर इज, स्टाम्प भी लगा दी और कर दिए क्या? साइन। ये जेठालाल जी किसको देंगे? ये जो इंस्ट्रूमेंट है किसको देंगे? पेई को देंगे, हाँ या ना? या जेठालाल जी खुद अपनी पॉकेट में लेके घूमते रहेंगे? अगर घूमते रहेंगे तो ऐसे ही भिड़े नाचता रहेगा उनके सिर पे, हाँ या ना? वरना भिड़े क्या कहेगा कि जब तक मुझे पेमेंट नहीं मिली मैं तो परेशान करूंगा, हाँ या ना? इसी परेशानी के लिए ही तो उन्होंने क्या कर दिया कि मैं ऑर्डर देता हूं किसको? रामफल को, टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी, हाँ या ना? ये बात समझ आ रही है? अब ये नोट रहा किसके पास? पेई के पास। क्या जेठालाल रख सकता है? नो सर। क्या मिस्टर रामफल रख सकते हैं इस नोट को? रख सकते हैं, लेकिन पेमेंट के बाद। जब उन्होंने पेमेंट कर दी तो ये ऑर्डर तो लेके वापस ले लेंगे उनसे, पेई से, हाँ या ना? सर समझ सा नहीं आया बेटे, प्रोमिसरी नोट में भी तो ऐसा ही था, चेक के थ्रू समझाया था। अगर आप बैंक से, आपके नाम कोई चेक कटा हुआ है, आप बैंक में जाएंगे, बैंक वाले कहेंगे चेक हमें दे दो, हम आपके खाते में पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं। यही तो बात होती थी, हाँ या ना? इज दैट ओके? चले आगे, आइए आइए। ड्रॉअर, हु ड्रॉज द बिल एंड liability for the payment in case drawee did not pay। अच्छा, डू नॉट रखे ना, डोंट पे। हाँ जी बताइए क्या समस्या हुई? सर जो आपने एग्जांपल दिया था ऊपर, हाँ जी, आई ऑर्डर टू पे टू आत्म जो भी है, उसमें आपने रामफल का नाम तो मेंशन नहीं किया था। मैंने शुरुआत में समझाया था। लो मैं रामफल का नाम लिख देता हूं, आई ऑर्डर टू पे टू मिस्टर भिड़े बाय रामफल। कहीं कहां लिख दूं? ओके, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। वो शुरुआत का एग्जाम्पल था। आइए, ड्रॉअर हु ड्रॉज द बिल लाइबल फॉर द पेमेंट इन केस ऑफ ड्रॉई डोंट पे। अगर ड्रॉई पे नहीं करता है तो लाइबल होगा कौन? ड्रॉअर, हाँ या ना? ये बात समझ आई है? सर यहां से समझ आना बंद हो गया है। क्या आपने नोट कर लिया है? सर एक बार तो आप कह रहे हो कि सर ये इनकी ड्रॉअर की लायबिलिटी है प्राइमरी, एक बार कह रहे हो सेकेंडरी। ऐसे कैसे सर? बंदा एक लायबिलिटी दो, ऐसे कैसे हो सकता है सर? मेरी बात समझ रहे हैं? क्या आपके मन में ये दुविधा आ रही है? क्या आपके मन में कंडीशनल की परेशानी है? कंडीशनल का मतलब क्या है यहां? सर कंडीशनल का मतलब है कि इफ ड्रॉई डजंट पे, अगर ड्रॉई पे नहीं करता है तो कंडीशन लगी हुई है ड्रॉई ने नहीं पे किया है, तभी ड्रॉअर की लायबिलिटी बनेगी।
ड्रोवर की लायबिलिटी तभी बनेगी इन केस ड्रोई पे नहीं करता है। ये बात समझ आ रही है क्या? मतलब रामफल ने पे करने से मना कर दिया तो लायबिलिटी किसकी? जेठालाल की। लायबिलिटी की जेठालाल, लायबिलिटी तो रहेगी जेठालाल की। प्राइमरी अलग रहेगी, सेकेंडरी अलग रहेगी, हर एक सिचुएशन में रहेगी। लेकिन समझते हैं जब ड्रोई के साथ। आइए ड्रोई लिखते हैं पहले, फिर समझते हैं इस मामले को क्या है। क्या नहीं समझ आ रहा? क्या यहां तक लिख लिया है? आइए ड्रोई कौन है? साथ वालों से देख लो, पूरी कक्षा में एक ही छात्र हो तो वेरी गुड, अच्छी बात है। हाँ जी, ड्रोई। सर इन केस ऑफ ड्रोई, क्या ड्रोई की लायबिलिटी बनती है? कहने से बन जाएगी। यह है कौन? यह है भिड़े। भिड़े जाते हैं किसके पास? रामफल के पास। रामफल को कहते हैं जेठालाल ने ये नोट आपके नाम लिख के दिया है तो आप कृपया पेमेंट मुझे कर दीजिएगा, हाँ या ना? अगर ड्रोई कर देता है क्या? एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब मैं बाद में बताऊंगा एक्सेप्ट क्या होता है। अभी ये समझिए, एक्सेप्ट मतलब हामी भर दी कि हाँ जी सर हम आपको पे कर देंगे, हाँ या ना? कि आपको 2 लाख का था ना वो मेरे ख्याल से बिल ऑफ एक्सचेंज, हम 2 लाख रुपए आपको पे कर देंगे, भिड़े को पे कर देंगे ऑन बिहाफ ऑफ जेठालाल। जेठालाल ने ही कहा है, ऑथराइज किया हुआ है, इसलिए हम आपको पे कर देंगे। तो इसका मतलब है क्या? कि इट इज एक्सेप्टेड। नाउ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? प्राइमरी लायबिलिटी किसकी? ड्रोई की। अगर ड्रोई एक्सेप्ट कर लेता है तो लायबिलिटी किसकी? प्राइमरी लायबिलिटी ड्रोई की, हाँ या ना? समझ आ रही है? इन केस वो एक्सेप्ट नहीं करता है, नॉट एक्सेप्टेड, तब प्राइमरी किसकी? प्राइमरी है ड्रोवर की, हाँ या ना? प्राइमरी लायबिलिटी किसकी? ड्रोवर की। लेकिन कंडीशनल। कंडीशनल कैसे? अगर ड्रोई ने पे नहीं करे ड्यू डेट पे तो ही ड्रोई पिक्चर में आएगा। इज दैट ओके? ये बात समझ आ रही है? पहला दोबारा से समझाता हूं। इन केस रामफल के पास बिल लेके पहुंचते हैं, रामफल कहता है ठीक है जी कोई दिक्कत नहीं, हम आपको पे कर देंगे 2 लाख रुपए, हाँ या ना? तो इस केस में प्राइमरी लायबिलिटी किसकी? ड्रोई की। रामफल की, हाँ या ना? रामफल ने खुद ने अज्यूम कर ली रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ जी सर मैं पे कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो सेकेंडरी किसकी? सेकेंडरी ड्रोवर की, हाँ या ना? और इन केस अगर बिल एक्सेप्ट नहीं होता, अगर रामफल ने हां नहीं भरी, एक्सेप्ट बिल नहीं करा, तो प्राइमरी लायबिलिटी किसकी? तब है ड्रोवर की। लेकिन कंडीशनल मतलब ड्रोवर की लायबिलिटी प्राइमरी या सेकेंडरी कोई भी रहेगी कंडीशनल। कंडीशनल क्या? कि अगर ड्रोई ने पे नहीं करा तो ही पे करेगा वो, हाँ या ना? अगर ड्रोई ने पे नहीं किया, रामफल ने पे नहीं किया, तभी तो जेठालाल पे बातचीत आएगी पे करने की, हाँ या ना? वरना भिड़े मांग सकता है क्या सीधा पेमेंट जेठालाल से? जेठालाल कहे तो कि बिल लिख के तो दे दिया और कितनी बार दूं? मेरी बात समझ रहे हो?
प्राइमरी लायबिलिटी, अगर कोई अज्यूम कर लेता है प्राइमरी लायबिलिटी तो प्राइमरी लायबिलिटी उसकी, अगर जैसे ड्रॉई ने अज्यूम कर ली, ड्रॉई ने अज्यूम कैसे की, एक्सेप्टेंस के बाद, अब ड्रॉई की लायबिलिटी है प्राइमरी, सेकेंडरी लायबिलिटी है ड्रोवर की, लेकिन ड्रोवर की सेकेंडरी भी है कंडीशनल। क्या ड्रॉई की लायबिलिटी कंडीशनल है? ड्रॉई की लायबिलिटी कंडीशनल है? सर उसकी तो कंडीशनल नहीं है, वो थोड़ी ना कह सकता है, ऐसी बातें थोड़ी ना करेगा। वो तो कहेगा भाई साहब आप मेरे पास 2 लाख रुपए के बिल लेके आए हैं, मैंने कहा वो पे करना है, हाँ या ना। और सेकेंडरी लायबिलिटी किसकी? इस केस में, एक्सेप्टेंस के केस में प्राइमरी ड्रॉई और सेकेंडरी ड्रोवर, और इन केस अगर वो एक्सेप्ट ही नहीं करता तो प्राइमरी किसकी? ड्रोवर की, सेकेंडरी कोई है ही नहीं, हाँ या ना। इज दैट ओके? ये ग्राफ रफ में उतारना मतलब समझने के लिए उतारना है, मतलब समझने के लिए नोट करना है, नोट कर लीजिए प्लीज। क्या ये समझ आया है? क्या कंफ्यूजन तो नहीं हो रही कोई? कहने का भावार्थ ये है, प्राइमरी लायबिलिटी को अगर कोई अज्यूम कर लेगा तो ही ड्रोवर कहेगा कि मैं सेकेंडरी हूं जी, क्योंकि प्राइमरी किसी ने अज्यूम कर लिया है। और कोई अज्यूम नहीं करेगा तो ड्रोवर क्या कहेगा, ठीक है जी मेरी प्राइमरी लायबिलिटी है, मेरी जिम्मेदारी है, मैं दूंगा पेमेंट। मेरी बात समझ रहे हो? यस सर। क्या हम आगे चल सकते हैं? कीजिए नोट, प्लीज नोट। सर इसमें ड्रॉअर के साइन होने कंपलसरी है? बिल्कुल है कंपलसरी। किसमें? बिल ऑफ एक्सचेंज में। हाँ हाँ, ऑर्डर वही दे रहा है ना। ड्रॉई की सर, सॉरी ड्रॉई के, मैंने क्या कहा कि ड्रॉई के साइन जरूरी नहीं है लेकिन हो सकते हैं। अब हो क्यों सकते हैं, आइए समझिए। सबने नोट कर लिया ना सर? अच्छा हटा दूं स्क्रीन से? आइए, अरे आइए सर, आपने कहा कि बिल की एक्सेप्टेंस, बिल की एक्सेप्टेंस। सर बिल की एक्सेप्टेंस मतलब जैसे जेठालाल जी रामफल जी के पास पहुंचते हैं बिल की एक्सेप्टेंस के लिए कि सर एक्सेप्ट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल देयर में भी ये चांसेस कि 30 दिनों बाद पेमेंट करनी थी, 30 दिनों के बाद पेमेंट करनी थी, ड्यू डेट 30 दिनों के बाद थी उसकी। तो भिड़े जी पहुंचते हैं कहां? रामफल के पास, ड्यू डेट पे। तो देर में भी चांसेस रामफल जी कह सकते हैं कि हाँ जी भाई साहब मुझे तो पता ही नहीं था कि 2 लाख आपको देने हैं, मैं जेठालाल जी को तो पैसे भेज चुका हूं, मेरा लड़का अभी लेके ऑफिस से निकला है, हाँ या ना। मेरी बात समझ रहे हो कि ऐसे चांसेस हो सकते हैं। अगर ड्यू डेट पे रामफल के पास बिल लेके जाओगे तो रामफल ये भी तो कह सकते मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो आज ही पता लगा और मैं इस बात को जानता ही नहीं था, मैंने तो जेठालाल की पेमेंट तो निकाल दी। उसने एक्सेप्ट नहीं किया हुआ तो क्या हम ड्रॉई को खींच के ले जा सकते हैं? कहीं नहीं ले जा सकते ड्रॉई को, लेकिन हम वापस किससे पेमेंट मांगेंगे? ड्रोवर से कि भैया तूने जिम्मेदारी ली थी, सामने वाला बंदा तो बोलता मैंने जेठालाल का हिसाब कर दिया। मेरी बात समझ रहे हो, हाँ या ना? इसलिए बिल के केस में ड्यू डेट पे नहीं जाया जाता, उससे पहले प्रेजेंट किया जाता है। क्या नाम है, भिड़े जाते हैं अचार पापड़ की डिलीवरी के साथ रामफल के पास और ड्यू डेट से मान लीजिए 10 दिन पहले उनको बिल दिखाते हैं। रामफल जी कहते हैं कि हाँ जी बताइए, दिखाइए बिल क्या है। रामफल को दिखाया बिल में लिखे थे 2 लाख रुपए। रामफल कहते हैं भैया ड्यू डेट तो आई ही नहीं। वो भिड़े कहते हैं कि सर मुझे पता है, मैं पेमेंट लेने थोड़ी आया हूं, मैं तो आपको अवगत कराने आया हूं, आपको बताने आया हूं कि जेठालाल के पास पेमेंट पूरी की पूरी मत भेज देना, 2 लाख रुपए मैं लेके जाऊंगा, हाँ या ना। कहता ठीक है ओके। रामफल कहता है ओके रिपोर्ट, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको पे कर दूंगा। बोला बेटे ऐसे कहने से काम नहीं चलेगा, करो क्या? साइन। लिखो अपना नाम, करो साइन और डालो क्या? एड्रेस। मेरी बात समझ पा रहे हैं? नाउ दिस इज कॉल्ड एज द एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस महज मुंह से बोल के नहीं होती, साइन करना पड़ता है। किसको? ड्रॉई को। एक्सेप्टेंस किसकी ले रहे हो? ड्रॉई की। तो अब भिड़े ने बिल एक्सेप्ट करवा लिया, किससे? रामफल से। और ड्यू डेट पे दौड़ते हुए जाता है वो कि मेरे को 2 लाख रुपए दे दो। क्या रामफल
ये कह सकता है कि मैंने जेठालाल की पेमेंट निकाल दी थी, मुझे तो याद ही नहीं था पैसे देने हैं आपको। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो भीड़े भी क्या कहेंगे, कोई बात नहीं, यही बात आप कोर्ट में आके गवाही के तौर पे कह देना, हम कोर्ट वाले देख लेंगे क्या है, जज साहब बताएंगे करना क्या होता है, हाँ या ना। तो इसका मतलब है नाउ जब उसने साइन कर दिए, उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको अरेंज करके देना पड़ेगा, वो जेठालाल से जो मर्जी साहब करता रहे, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है। और अगर उसने पेमेंट नहीं किया तो बिल की क्या हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी। इसको क्या कहते हैं, डिसऑनर ऑफ बिल, हाँ या ना। समझ आ रहा है या नहीं? यस सर, बिल्कुल सही बात। थर्ड, सर जैसे वो 10 दिन पहले भिड़े गया था उसके पास जी, हाँ, तो उसने जब उससे बोला कि हाँ आप मुझे लिख के दो कि आप दोगे, लिख के नहीं दो, साइन करके। तो ये बिल है, इसी पे साइन कर दो। इसी पे ड्रोई ने साइन कर दिया, नाम लिख दिया रामफल, उसके ऊपर साइन मार दिया, नीचे लिख दिया एड्रेस। हाँ यही पूछा। हाँ ये लो बेटे, ये लो, मैं लिखवा देता हूं। कौन था ये? इसने रामफल ने साइन कर दिए। आई ऑर्डर टू पे, ऑर्डर टू रामफल टू पे, ये है रामफल के सिग्नेचर प्लस एड्रेस। ये क्रॉस मतलब ये डब्बे में नहीं होता, खांचे में नहीं होता, ये तो मैंने आपको हाईलाइट करने के लिए डब्बे में बंद किया है इसको। क्या ये आपने अपने एग्जाम्पल में करेक्ट कर लिया है? ये पेंडिंग था, करेक्ट कर लीजिए प्लीज, चलते हैं आगे। आइए, व्हेन बिल इज एक्सेप्टेड और साइंड बाय ड्रोई टू, मतलब एक्सेप्टेंस क्या होती है? क्या ये बात समझ आ गई है? अरे हाँ या ना? सर तीसरी पार्टी कौन होती है? सर पेई होती है। सर पेई के लिए क्या बताना चाहेंगे आप? हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द पेमेंट। बेटे समझ आ गया है, हाँ या ना? आइए, क्या आपने नोट कर लिया है? कीजिए नोट तुरंत, जल्दी जल्दी कीजिए नोट। आज बच्चे तो कई एब्सेंट है ना? जिप्सी भी नहीं आई ना आज? चलो, यहां से भी कन्याएं गायब भाई, बेंच तो खाली है, तीन लास्ट के 3 बेंच तो खाली है, वरना भरे रहते हैं। हाँ जी, चले आगे, आइए। बेटे मुझे पता है आप लोगों का कि आप ये बचे हुए 3 मिनट भी उड़ाना चाहते हैं, मुझे पता नहीं आपकी स्ट्रेटेजी का। चर्चा करूंगा, बस चर्चा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऑन द बेसिस ऑफ, नहीं कल लिखवा दूंगा, याद करा देना बस। बेटे आपका ना बैच बहुत धीरे चल रहा है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। सर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। द वेरी फर्स्ट इज टाइम इंस्ट्रूमेंट, बातचीत नहीं। दूसरा डिमांड इंस्ट्रूमेंट। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइम इंस्ट्रूमेंट एंड डिमांड इंस्ट्रूमेंट? बेटे डिमांड इंस्ट्रूमेंट जब आप चाह रहे हैं, जब पेई चाह रहा है तुरंत पेमेंट, हाँ या ना? और जब टाइम इंस्ट्रूमेंट है, इसका मतलब है ए सर्टेन टाइम है, हाथ की हाथ पेमेंट नहीं मिलेगा, पेमेंट में कुछ विलंब है। आप जैसे कोई भी ये क्या कहते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा जाता है, आई प्रॉमिस टू पे ₹10,000 टू बी आफ्टर 30 डेज। तो 30 दिन बाद पेमेंट मिलेगा। क्या पेमेंट मुझे आज ही मिल जाएगा दिखाने पे? नो सर, इट मीन्स कि दिस इज द टाइम इंस्ट्रूमेंट। व्हेन आई से आई ऑर्डर टू पे टू बी ₹10,000 ऑन डिमांड, अब ऑन डिमांड इंस्ट्रूमेंट दिखाओ, पैसे ले जाओ, हाँ या ना? समझ आ रहा है? पक्की बात है? क्या मैं लिखवा दूं?
क्यों भाई क्यों? और मजे की बात सुनो, टाइम इंस्ट्रूमेंट में ही डेज ऑफ ग्रेस, सर सेक्शन 22 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कहता है कि 3 दिन जोड़े जाएंगे, किसमें? टाइम इंस्ट्रूमेंट की ड्यू डेट में। क्या डिमांड इंस्ट्रूमेंट में 3 दिन ग्रेस के देने चाहिए? नहीं सर, अगर 3 दिन ग्रेस के दे दिए फिर तो डिमांड थोड़ी ना रहा, फिर तो वो रहा कि 3 दिन बाद पेमेंट मिलेगी, हाँ या ना? 3 दिन के भीतर पेमेंट मिलेगी, क्या पता कल मिले, क्या पता अगली शाम को मिले, हाँ या ना? तो उसका नेचर चेंज हो जाएगा। इसलिए डिमांड इंस्ट्रूमेंट में कोई भी डेज ऑफ ग्रेस जोड़े नहीं जाते, बट टाइम इंस्ट्रूमेंट में डेज ऑफ ग्रेस जोड़े जाते हैं, हाँ या ना? सर ये डेज ऑफ ग्रेस का कानून क्या है सर? सर इन केस ऑफ पब्लिक हॉलीडे, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके 3 दिन जुड़ने के बाद 15 अगस्त बन रहा है ड्यू डेट, आप सबको पता है इट्स अ इंडिपेंडेंस डे, नेशनल हॉलीडे, पब्लिक हॉलीडे, तो आपकी ड्यू डेट कब हो जाएगी? 14 अगस्त। मेरी बात याद आ रही, समझ आ रही है? और इन केस अगर पब्लिक हॉलीडे की वजह से कोई हॉलीडे, पब्लिक हॉलीडे की वजह से नहीं, सॉरी, पब्लिक हॉलीडे की मतलब छोड़ के कोई और हॉलीडे आ रहा है, कोई इमरजेंसी हॉलीडे आ गया या कोई और बातचीत आ गई उसकी वजह से हॉलीडे आ गया, तब ये कहां चला जाएगा? 16 पे, हाँ या ना? इन केस अगर 15 अगस्त पब्लिक हॉलीडे नहीं होता तब पहुंच जाएगा 16 अगस्त पे, और 15 अगस्त अगर पब्लिक हॉलीडे है तो पहुंच जाएगा वापस कहां? 14 अगस्त पे, हाँ या ना? सर इसके पीछे का लॉजिक क्या है? सर इसके पीछे का लॉजिक है कि पब्लिक हॉलीडे ऑलरेडी सबको पता ही होते हैं, तो बंदे को खुद को ही तैयार रहना चाहिए एक दिन पहले, हाँ या ना? लेकिन जो अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे होते हैं, अदर देन पब्लिक हॉलीडे होते हैं, वो कई बार पता नहीं होते हैं, इस वजह से उसे एक दिन की रियायत दी गई है, या हाँ या ना? ये बात समझ आ रही है? और मजे की बात सुनिए सर, सर ये जो टाइम इंस्ट्रूमेंट है, यही इंस्ट्रूमेंट जाएंगे कहां? बैंक में। बैंक में क्या होने? डिस्काउंट होने। क्या डिमांड इंस्ट्रूमेंट बैंक में जाते हैं? नहीं सर, वो तो या तो डिशनर होगा या वो बातचीत, वो पैसे देगा, हाँ या ना? ये बात समझ आ रही है? तो आज की कक्षा में जितना पढ़वाया गया है उतना करेंगे रिवाइज। मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में। ओके, टाटा।